Hello students, welcome in Nature Creation official YouTube channel. Hello students, MSc Chemistry second sem Organic lecture number 2. So in the last lecture we have discussed about sigma and pi complexes, how to formation of rhenium ion and evidences for the formations of sigma and pi complexes. Evidences for rhenium ion mechanism. Example 1, isolations of rhenium ion intermediate. So our next part is isotope effect. ये भी हमारा किस में आएगा? एविडेंसेस फॉर rhenium ion mechanism में. ठीक है, ये हमारा दूसरा इफेक्ट होगा जो उसको क्लियर करेगा. देखिए क्या कहता है इसमें. A difference in the rate of reaction due to the difference in the isotope present is called isotope effect. देखिए इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है इफेक्ट का कि आइसोटोप इफेक्ट, यानी कि आइसोटोप डालने की वजह से क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन में. यहाँ पे ये लिखता है कि अगर हम नॉर्मल एलिमेंट ना लेके उसका क्या ले लें, आइसोटोप ले लें. ठीक है, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस आएगा उसे हम बोल देंगे आइसोटोप इफेक्ट. देखिए कैसे. इफ अ प्रोटॉन इज लॉस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल. कहता अगर एक प्रोटॉन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है रिएक्शन में से. कब? बिफोर द अराइवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के आने से ही पहले. ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं SE1 मैकेनिज्म. SE1 और SE2 हमारे पास दो टाइप्स की मैकेनिज्म होती है. कल हमने देखा था वहां पे हमारे पास आया था SE2. ठीक है, अब कौन सा पढ़ रहे हैं, SE1. ऑफ द लॉस ऑफ H प्लस एंड द अराइवल ऑफ द E प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आर साइमल्टेनियसली, देन देयर शुड बी अ सबस्टेंशियल आइसोटोप इफेक्ट. ठीक है, क्या कहा है इसने यहाँ पे कि अगर एक प्रोटॉन का लॉस्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रोफाइल के आने की से पहले ही, तो हमारे पास SE1 टाइप की मैकेनिज्म होती है. और उस दौरान यहाँ पे जो इफेक्ट रहता है दैट इज सबस्टेंशियल आइसोटोप इफेक्ट. एग्जाम्पल से देखते हैं तो क्लियर होगा. दैट इज ड्यूटेरेटेड सब्सटीट्यूटेड शुड अंडरगो सब्सटीट्यूशन, यानी कि हम हाइड्रोजन की जगह पे क्या लेंगे, ड्यूटेरियम को लेके चलेंगे एज आइसोटोप. आगे कहता है मोर स्लोली देन अनड्यूटेरेटेड सब्सट्रेट, यानी कि ये क्या होगा, ज्यादा स्लो होगा, मोर स्लो होगा अनड्यूटेरेटेड से. ठीक है, बिकॉज इन ईच केस द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रोकन इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि हर स्टेप के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. ठीक है, और कहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर. सो नो आइसोटोप शुड बी फाउंड. तो वहां पे तो कोई आइसोटोप है ही नहीं, क्योंकि ब्रेकडाउन क्या हुआ, C और H का जो बॉन्ड था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल the rate of nitration of deuterio and tribenzene are the same as the rate for benzene. देखिए कैसे. Thus it is the reasonable to conclude that the proton elimination is not the rate determining step. जो प्रोटॉन का एलिमिनेशन स्टेप होगा वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होगा. एंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप. तो कहता फिर ये जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन पढ़ रहे हैं ये 2 स्टेप्स में होगा. देखिए कैसे. ये ली हमने बेंजीन की रिंग, ये डाला हमने इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल डाला, ये बॉन्ड जाके इसके ऊपर अटैक करेगा. अटैक करेगा तो क्या होगा, बॉन्ड बन गया हमारा बेंजीन के साथ. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, लेकिन एक हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंट होता है. अगर हम उस हाइड्रोजन को क्या कर दें, वापस बेंजीन को दे दें, उसका जो बॉन्ड है, नॉट हाइड्रोजन. ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच है उस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स अगर बेंजीन रिंग को दे दे तो उसका जो
चार्ज है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल, यानी कि उसकी जो डेफिशिएंसी थी वो पूरी हो जाएगी और वहां से क्या निकल जाएगा, H प्लस। तो ये निकल गया हमारा H प्लस और अटैच क्या हो गया वहां पे, इलेक्ट्रोफाइल, E इज इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर यहां तक, ठीक है, आसान ही था ये, तो नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसा कुछ इसमें है भी नहीं। आगे देखिए, आगे कहता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पूछा भी जाता है, कई बारी आया है ये पेपर्स में कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ। अब डायग्राम बनाएंगे तो दो चीज चाहिए हमें, इधर हम लेके चलेंगे वर्टिकल में एनर्जी और इधर हम लेके चलेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब आप लोग रिएक्शन के साथ साथ इन स्टेप्स को देखना। देखिए, सबसे पहले हमने रिएक्टेंट में क्या क्या लिया था, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्टेंट हम स्टार्ट करते हैं यहां से, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट, बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, फिर इसकी पीक है जो वो हाईएस्ट वैल्यू पे जाती है, ये गई हाईएस्ट वैल्यू पे। हाईएस्ट वैल्यू पे क्या बन गया हमारा, जो ये पहला प्रोडक्ट था, जहाँ पे इससे हाइड्रोजन भी अटैच्ड है और जहाँ पे E भी अटैच है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे ये बॉन्ड इसने गलत शो कर रखे हैं, ये डॉटेड आएगा, ताकि हम इसको ऐसे शो कर दें। ठीक है, डॉटेड आएगा ये इस एरिया में, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट। फिर कहता है दोबारा रिएक्शन कहाँ जाएगी, डाउन जाएगी, यानी कि उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई, एनर्जी के साथ साथ मिलाओ ना इसको, एनर्जी क्या होगी, डाउन आ गई। डाउन में हमारे पास क्या बना है, डाउन में हमारे पास बना है, पहले देखिए यहाँ पे क्या अटैच है, इधर E और इधर H। लेकिन जब डाउन हम जा रहे हैं तो देखिए क्या है, इधर हमारे पास H है और इधर कोई हमने एक नई स्पीसीज ले रखी है, दैट इज Y। ठीक है, दोबारा फिर रिएक्शन ऊपर गई और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जो हमारा मेन है, ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, ये है ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, और फिर हमारा क्या आएगा, मेन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैच रहेगा और जो H प्लस है वो निकल जाएगा। अब एक चीज नोट करना, ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा प्रोडक्ट। अब देखिए, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट से क्या है, नीचे। इसका मतलब ये चीज क्या रहेगी, स्टेबल होगी, एनर्जी जिसकी जितनी कम वो उतना स्टेबल। ठीक है, दो ट्रांजिशन स्टेट आती है, एक ये और एक ये था एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, इप्सो इफेक्ट आता ही होगा, ये तो MSc के स्टूडेंट्स हो। देखिए चले, इसमें लिखता है अ पोजीशन विच इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय अ नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट इन एन एरोमेटिक रिंग इज कॉल्ड इप्सो पोजीशन। हम पढ़ रहे हैं इप्सो इफेक्ट, बट इप्सो इफेक्ट तक जाने के लिए किससे गुजरना होगा, इप्सो पोजीशन से। ठीक है, देखिए क्या बोला उसने कि एक पोजीशन अगर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड कर रखी है, किसी ने ले रखी है, किसने ले रखी है, बाय नॉन हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट, हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, नॉन हाइड्रोजन। ठीक है, इन एन एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के अंदर इज कॉल्ड इप्सो पोजीशन। ठीक है, एंड द अटैक ऑन दिस पोजीशन इज कॉल्ड इप्सो इफेक्ट। इप्सो पोजीशन के ऊपर अटैक करना क्या कहलाएगा, इप्सो अटैक कहलाएगा। और इप्सो एडिशन, इप्सो जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से है, जिसका मतलब होता है इटसेल्फ। ठीक है, कोई पूछ भी सकता है कि इप्सो क्या है, हम बोल तो रहे हैं बार बार इप्सो, इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना। तो इप्सो का मतलब होता है इटसेल्फ, यहाँ पे लिख भी रखा था वैसे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, चलिए क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल देते ही सारा। प्रोटो डी एल्काइलेशन ऑफ एन एल्काइल बेंजीन, क्या करना है, प्रोटो डी एल्काइलेशन ऑफ एन एल्काइल बेंजीन, या फिर रिवर्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अरे वाह, ये तो बच्चों की फेवरेट रिएक्शन आ गई। यानी कि जो आप लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़ते हो
उसकी रिवर्स करना है हमें सिर्फ। और क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट में, एग्जाम्पल दिखाने से पहले ऐसे ही अगर हम एक बार डिस्कस करें तो बताओ किसी को कुछ भी आइडिया हो। उसमें हम लोग एक मिथाइल ग्रुप को क्या कर देते हैं, अटैच। देखती है चलो, ये रही हमारी रिएक्शन। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले हमने क्या लिया, बेंजीन, बेंजीन के साथ अटैच है एक कार्बन, और कार्बन के साथ अटैच है 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, CH3 की थ्राइस। किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, H+ और साथ में इप्सो अटैक। क्लियर, H+ के साथ हो रही है तो क्या होगा, सिंपल सा इतना तो आता ही है, अगर यहाँ पे बॉन्ड है तो वो जाके अटैक करेगा H के ऊपर, वहाँ पे क्या लग जाएगा H। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी रिंग के अंदर, तो ये हमने इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऐसे शो कर दी, ठीक है। बीच में इसमें प्लस चार्ज है, प्लस, क्योंकि प्लस कहाँ कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये हमारे पास बन गया एक टाइप से सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर कहता अब क्या करेंगे आगे, रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। रिएक्शन इस हिसाब से प्रोसीड होगी कि हमारे पास जो कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे वो यहाँ से हट जाएंगे, ये निकल गए अलग, तो क्या बचेगा इसके पास, सिर्फ बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग बच गई, हाइड्रोजन यहाँ पे होता ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कहता है ये क्या बना है, इलेक्ट्रोफिलिक इप्सो सब्सटीट्यूशन, और ये है मोर स्टेबल देन कार्बोक्टाइन। ओब्वियसली सी बात है, देखिए कार्बोक्टाइन आप लोगों ने पढ़े हैं, अगर कार्बन के साथ एक CH3 है तो वो स्टेबल है, अगर 2 है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, और अगर 3 है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल हो गया हमारा, और ये हमारी बेंजीन रिंग। फिर आगे इसको ही उठाएंगे हम, जो हमारा ये साइड प्रोडक्ट निकला है, दैट इज C+CH3 की थ्राइस, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, इससे बना क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पे CH3 की थ्राइस है, यहाँ पे है CH3 की डिवाइस, यानी कि एक CH3 गया, ठीक है। C हमारा ऐसे का ऐसे। अब जो वो CH3 निकला है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड में यहाँ पे CH2 दे सकते हैं, बच गया उसका एक H, वो हम H+ की फॉर्म में यहाँ से रिलीज आउट कर देंगे। H+ हमने डाला भी था और H+ हमने निकाल भी दिया। ये थी हमारी इप्सो अटैक को शो करने की रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेंगे ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ तक कोई डाउट, साथ साथ कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, रीअरेंजमेंट ऑफ एन एल्काइल बेंजीन्स लीडिंग टू देयर आइसोमराइजेशन आल्सो इन्वॉल्व इप्सो अटैक। जो रीअरेंजमेंट होती है एल्काइल बेंजीन की जब रीअरेंजमेंट करेंगे तो वो भी कहता किसकी तरफ जाएंगी, आइसोमराइजेशन की तरफ। आइसोमराइजेशन की तरफ जाएंगे और क्या इन्वॉल्व करेंगी वो रिएक्शन में, उस दौरान क्या होगा, इप्सो अटैक होगा। एग्जाम्पल देखिए, ऑर्थोजाइलिन आइसोमराइज टू मेटाजाइलिन, ठीक है। ऑर्थोजाइलिन है हमारे पास और कहते वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेटाजाइलिन में, और ये रिएक्शन क्या होगी, इप्सो अटैक को शो करेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ऑर्थोजाइलिन का ही पता होना चाहिए। ऑर्थोजाइलिन देखिए, ये है हमारा ऑर्थोजाइलिन, यानी कि जब बेंजीन के साथ एक CH3 और साथ में उसकी ऑर्थो पोजीशन पे, अब ऑर्थो बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है ऑर्थोजाइलिन। क्लियर, यहाँ पे हमने इसको दे दिया H+, इप्सो अटैक होगा तो ऑब्वियसली सी बात है बेंजीन का डबल बॉन्ड आके इसके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी बेंजीन रिंग से। जिस पोजीशन पे जाके अटैच होगी उस पोजीशन पे बेंजीन रिंग में क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्लियर, फिर हम इस रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, देखिए इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एक हाइड्रोजन, सारी ही पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं, हमने हाइड्रोजन शो कर दिया ऑर्थो पे। CH3 ऑलरेडी अटैच था। अब इस CH3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इसकी ऑर्थो पोजीशन से और इसको कहाँ ले आएंगे, इसकी मेटा पोजीशन पे।
मेटा पोजीशन पे ले आएंगे तो जो मेटा पोजीशन पे चार्ज था वो तो हो गया नॉर्मल, ठीक है, उसके तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे, लेकिन अब चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये प्लस चार्ज अब आ गया ऑर्थो पे, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन मेटा पोजीशन पे अटैच था वो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो जो बॉन्ड है जो हाइड्रोजन के साथ वाला बॉन्ड है, ऐसे बोलिए कि वो बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑर्थो पोजीशन को, ताकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है बेंजीन रिंग में वो क्या हो जाए पूरी, और वहाँ से H+ निकल जाएगा, ये निकल गया H+, और जो CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे था वो रह गया मेटा पोजीशन पे। और हमने पहले ही बोला था कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि जब ऑर्थोजाइलिन आइसोमरेज कन्वर्ट हो रहा था मेटाजाइलिन में रीअरेंजमेंट के थ्रू और इप्सो अटैक के थ्रू, ठीक है। ये था आपका इप्सो अटैक। 2 एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देख लिए, इप्सो पोजीशन आप लोगों ने पढ़ ली, फ्रीडल क्राफ्ट की अपोजिट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ ली, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ लिया, ठीक है। चलें आगे फिर, चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यानी कि हमें क्या करनी है, ओरिएंटेशन देखनी है और रिएक्टिविटी भी देखनी है। किसकी देखनी है बट ये दोनों चीज़ें, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की, ठीक है। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं फिर आएंगे हमारे एग्जाम्पल्स पे। व्हेन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अंडरगोज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन द पोजीशन टेकन अप बाय द न्यू इनकमिंग ग्रुप, यानी कि ओरिएंटेशन एंड रेट ऑफ दीज रिएक्शन, यानी कि रिएक्टिविटी आर डिटरमाइंड बाय द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द रिंग। देखिए क्या कहता है ये इन 5 लाइन्स में, कहता है जो एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है जब उसका क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। कहता है जो पोजीशन बेंजीन रिंग के जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी लगे हुए हैं वो डिटरमाइन करेंगे मेन तो कि जो आने वाला नया ग्रुप है उसकी ओरिएंटेशन और उसकी रिएक्टिविटी, कि द पोजीशन टेकन बाय द न्यू इनकमिंग ग्रुप, की जो नई हमारी स्पीसीज आ रही है, न्यू इनकमिंग जो ग्रुप आ रहा है उसकी ओरिएंटेशन और उसकी रिएक्टिविटी कौन डिटरमाइन करेगा, कहता जो ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं। ओब्वियसली सी बात है, और ये जो चीज़ ऑलरेडी पहले प्रेजेंट है वो आने वाली इनकमिंग स्पीसीज को रिएक्टिविटी उसकी ओरिएंटेशन उसी पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, कहता ग्रुप दैट्स इंक्रीज द रेट रिएक्शन आर कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप, दोज दैट स्लो इट आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, कि जो ग्रुप रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, उन्हें हम बोल देंगे कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो उसका अपोजिट करेंगे दैट आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। आगे देखिए बच्चे, अब हम ग्रुप्स देखेंगे जो एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करेंगे, ठीक है। ये लिखता है एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये हमारे ग्रुप्स शो करेंगे और ये ओरिएंटेशन बताएंगे कि किस पोजीशन पे होगी। जो हमारा NR2 है, NHR है, NH2 है, या फिर OH है, या OR है, या फिर जो O नेगेटिव है। ज़्यादातर देखिए इसमें NH2, NR2, NHR, OHR, OR नेगेटिव, O नेगेटिव सॉरी OR। जो ये ग्रुप्स होंगे बच्चे, ये होंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप क्या करेंगे, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे अगर इनमें से कोई भी ग्रुप क्या है, लगा है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और ये जो ओरिएंटेशन करेंगे ये करेंगे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का तो समझते हो ना, मतलब किया तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। अब जो हमारा ग्रुप है NHCOR या फिर OCOR या फिर SR,
ये 3 ग्रुप्स होंगे माइल्डली एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ये एक टाइप से कम करेंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बीच के है, ठीक है। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ओरिएंटेशन इनकी जो कहती है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। उसके बाद आर ग्रुप हो गया, ए आर या फिर जो एच है अकेला, ये है वीक एक्टिवेटिंग, ये रिएक्शन को रेट को स्लो कर देंगे, लेकिन ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। आप लोगों ने देखा था हाइड्रोजन ज़्यादातर ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो रहा था। उसके बाद कोई भी एक्स है, हेलोजन्स हो सकता है यहाँ पे, या फिर CH2X है, ये हमारे कैसे है डी एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये तो वीकली एक्टिवेट थे, ये डी एक्टिवेटिंग है, तो डी एक्टिवेट कर देंगे हमारी रिंग को। और ऑर्थो पैरा यहाँ पे भी क्या रहेगी, ओरिएंटेशन। क्लियर। पहले हमने स्ट्रॉन्ग देखे, फिर जो बीच के है, फिर बिल्कुल ही कम, और फिर जो डी एक्टिवेट करेंगे। बिल्कुल इजी है, आसान रखने, 1 मिनट में याद हो जाएंगे अगर आप लोग कोशिश करोगे तो। पहले NR वाले, उसके बाद NHCOR, OCOR, SR, R, AR, H, X और CH2X। क्लियर यहाँ तक। देखिए अभी तक जो ग्रुप देखे थे वो थे ऑर्थो और पैरा के। अब हम देखेंगे दूसरे ग्रुप्स, लाइक NR3+, NO2, CF3, CnSO3H, ये होंगे माइल्डली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अभी तक ऑर्थो पैरा के आए थे, बट अगर इनमें से कोई ग्रुप आ जाता है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास CHO यानी कि एल्डिहाइड, COR या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, या COOR या फिर अमाइड ग्रुप, CCl3 या NH3 अमोनियम आयन। अगर इनमें से कोई ग्रुप होगा तो वो होगा स्ट्रोंगली डीएक्टिवेटिंग, यानी कि जैसे स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग था वैसे उसका अपोजिट स्ट्रोंगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये भी कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्लियर। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन से। थैंक यू सो मच।